दृष्टि न फेरे कुमार, ये आप ही की चंद्रिका है। इन्हें आप ही के हाथों मुक्ति मिलनी है। दाजू उस खोपड़ी पर कोई क्रिया करने लगा। मैं कोई कुमार शुमार नहीं हूं। टैश में अर्जुन आकर कुंड के पास रुका। तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन जियाना। दाजू ने सिर झुका लिया। क्षमा, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको और आपकी मंगेतर को चंद्रिका माई ने चुना है। हम जानते हैं कि आप मानविक नहीं है, किंतु सुनकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। पारलौकिक गतिविधियों में भौतिक तत्वों का कोई महत्व नहीं है। जिस तत्व को जिस भावना से जोड़ दिया जाए वही बन जाता है। जैसे कि आप देवी देवताओं की पूजा उनके प्रतीकों के रूप में करते हैं, साक्षात उनकी नहीं। यदि चंद्रिका माई को आप मानविक जैसे प्रतीत होते हैं तो हमारे लिए आप ही मानविक है, ठीक उसी तरह जैसे कि वह पुतला साक्षात माई का रूप है। दाजू ने बड़ी श्रद्धा के साथ चंद्रिका की खोपड़ी अर्जुन के हाथों में थमा दी। उसे थामते हुए अर्जुन के बदन में थर्राहट सी हुई। भले ही बेजान दिख रहा है, लेकिन कोई एनर्जी तो इसमें जरूर है। उसने एक बार वर्धन और टिम की तरफ देखा। वो उसकी ही तरफ तक रहे थे। सभी के चेहरों पर लिखा था कि बेकार ही रायता फैल गया। वर्धन अर्जुन के कुछ करीब आकर खड़ा हुआ और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए, इन लोगों को चंद्रिका से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बस उससे मुक्ति चाहिए, ताकि आज इनकी माई को नया वाहक मिल सके, नया शरीर मिल सके। अर्जुन का सिर झुक गया। यानी ये करने से पहले उन्हें चंद्रिका को पूरी तरह खत्म करना होगा। तो क्या वह इनके रास्ते में रुकावट बनी हुई थी? हो सकता है। कहते हुए वर्धन ने टिम की तरफ देखा, जो कि यहां केवल आंखों या कानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? डेफिनेटली ये लोग यही कर रहे हैं। चंद्रिका वैसे भी इनके काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो शरीर है और न ही वो अपने जैसा कोई दूसरा पैदा कर सकती है। टिम ने अर्जुन की आंखों में देखा। मुझे उसकी तरफ से जितनी भी वाइब्स मिली है न्यूट्रल है, लेकिन शायद चंद्रिका को इस बात से जरूर फर्क पड़ता होगा कि उसे सैकड़ों सालों से इन लोगों ने उसे कैद किया हुआ है, वो भी एक सुपर नेगेटिव सोर्स के साथ। अचानक इनके बीच शशांक आया और अर्जुन की ही रिवॉल्वर की नोक पर वो अर्जुन को इस विस्तृत सुरंग के अलग से कोने पर ले गया। अर्जुन को यह देखकर खासी हैरानी हो रही है कि अपार्टमेंट की जमीन के नीचे इन लोगों ने सुरंगों का एक पूरा मोहल्ला खड़ा किया हुआ था। उसे यकीन है कि जंगल की गहराई में खुलता उस गुफा का वो मुहाना भी इसी जगह से जुड़ा होगा। काश कि वह उस रोज यहां तक पहुंच पाता। इस सुरंग के एक कोने में उसे 8 बाय 4 का एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। पहली नजर में ये कब्र सा दिख रहा था। इसके पार एक जाना पहचाना सा आदमी इसमें भारी भारी लकड़ियों को फेंक रहा था। अर्जुन ने उसके किनारे पर ठहरकर अंदर झांका। वहां सूखी लकड़ियों का ढेर लगा है। उसी के पास पेट्रोल से भरा एक केन रखा है। उन लकड़ियों में से भीनी महक आ रही है। शायद ये चंदन की लकड़ियां हैं। उस हल्के से उजाले में अर्जुन ने गौर से उस आदमी का चेहरा देखा। कहा देखा है इसे? उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक, मयंक, फॉरेस्ट ऑफिसर मयंक, यानी कि ये भी शैतान के इन पिल्लों ने कोई महकमा छोड़ा भी है कि नहीं? जितना हैरान परेशान अर्जुन उसे देखकर हुआ था, उतना मयंक नहीं था। वह उसी इत्मीनान के साथ लकड़ियां गड्ढे में फेंकता रहा। सुना था कि इस खत्म हो गए कबीले के लोग दुनिया से छुप कर जीते हैं। पता नहीं था कि हमारे ही बीच। अब पता चल गया ना। मयंक के हाथ पल भर को ठहरे। वैसे हम छुप कर ही जीते। वो धीले से अंदाज में टहलता हुआ सा अर्जुन के पास आकर रुका। लेकिन तुम शहरी लोगों ने छुपने के लिए जगह छोड़ी ही कहाँ है? जंगल के जानवर तक तो शहरों की तरफ भागने पर मजबूर है। उसने अपनी आंखें सुरंग की छत पर की। अपार्टमेंट उसने खीसे छोड़ दी। पता है, ये मनहूस अपार्टमेंट घने जंगल के बीचों बीच बना है। बाहर वो तुम्हारा हाईवे, वो भी जंगल के बीचों बीच बना है। क्यों? अर्जुन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जंगल के बाहर से घुमाकर सड़क निकालते तो चंद हजार रुपए और खर्च हो जाते, रास्ता कुछ और लंबा हो जाता। बस इतनी सी वजह के चलते तुम शहरी लोगों ने जंगलों और जानवरों का नाश कर डाला है। कहते हुए उसके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। इतनी हाईटेक गाड़ियां, संचार और परिवहन के इतने साधन होने के बावजूद तुम शहरी लोग क्यों मजबूर हो जाते हो जंगलों को चीरने के लिए?
क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा सो कॉल्ड विकास ऑक्सीजन और प्रकृति से ज्यादा जरूरी है? उसने अर्जुन के चेहरे को करीब से घूरा। कहाँ जाकर छुपे हम? कौन सी जगह छोड़ी है तुम शहरी लोगों ने? मन तो करता है सभी को एक कतार में खड़ा कर आग लगा। बेकार की बातें मत करो मयंक। पीछे से शशांक कुंड से जलती एक लकड़ी लेकर इसी तरफ आ रहा था। वो अर्जुन को घूरते हुए अंदर आया और जलती हुई वो लकड़ी गड्ढे में फेंक दी। 1 मिनट में कब्र जैसा वह गड्ढा चिता जैसे धधकने लगा। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि यहां तो माचिस तक नहीं जलती, तो तुम ये चिता कैसे जला रहे हो? अर्जुन ने उस गड्ढे के अंदर झांका। जो आग से डरते हैं वो यहां नहीं है। वो अपार्टमेंट में है या उसके आसपास, ना कि यहां जमीन से 17 मीटर नीचे। वहां दाजू कुंड के सामने बैठा अपने कर्मकांड को अंजाम देने में व्यस्त था। जो इंसानी अंग डॉक्टर अस्पताल से चुराकर यहां लाया था। कुंड में बारी बारी से उनकी आहुतियां दी जा रही थी। जिस कटोरे में उसने सभी का खून जमा किया था, जिसे उस पुतले ने जूठा किया था, उसी खून से उसने जियाना के माथे पर एक तिकोना सा निशान बनाया। फिर यही उसने अपने साथ किया और यही उसके पीछे उसके कुल के सभी बाशिंदों ने। कुंड में जल रही आग की लपटें अचानक तेज हो गई और वो पुतला बहुत ही भद्दे तरीके से हंसने लगा। हाथ पैर जमीन पर पटक पटक कर वो हंस रहा था मानो उससे खुशी बर्दाश्त न हो रही हो। उसकी हंसी से ये तय कर पाना मुश्किल था कि ये मर्द की हंसी है या औरत की। बस इस सुरंग का कोना कोना इस हंसी से दहल गया था। अगर अर्जुन का अंदाजा गलत नहीं था तो ये भयानक आवाज अपार्टमेंट के बाहर तक जा रही होगी। कौन सा वूफर फिट किया है रे इसके गले में आर्यन? वर्धन ने अपने कानों को जोर से भींच लिया। उससे ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही, बल्कि किसी से भी नहीं हो रही। वहां खड़े चंद्रदेवों को छोड़कर बाकी सभी सामान्य लोगों के कानों से खून रिसने लगा इस तीखी हंसी की आवाज से। सभी चंद्रदेवों ने फिर से उस कुंड के चारों तरफ घेरा बनाया। वो सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए और फिर ये आह्वान शुरू हो गया। कुछ मंत्रों के बाद ही उस पुतले के पास से अजीबोगरीब गुर्राहटें सुनाई देने लगी। कभी वह जियाना को सूंघता और कभी अपने मुंह से बाहर लटक रही जीभ को उसके रग पर फेरता। छत की सतह और उससे लटकती महीन जड़ों के किनारों से अब उस लाल तरल की बारिश कुछ और तेज हो रही थी। कुल मिलाकर अजीब सी दहशत भरने वाला माहौल बन चुका था। उस पुतले की वह घिनौनी हरकतें देखकर अर्जुन यहां अपना खौलता हुआ खून किसी तरह काबू किए था। उसका मन तो यही हो रहा है कि इन सभी को उस पुतले के साथ इसी वक्त खाक कर दे, लेकिन वह अकेला है। उसके दोस्तों के साथ खुद वह भी इन पागलों के बीच एक कैदी की तरह है। एक समर्थ है जो कि उसके साथ लड़ सकता है, लेकिन शायद उसे भी अर्जुन की शुरुआत का इंतजार है। वैसे भी इस वक्त उसे आराम की जरूरत थी। वह पूरी तरह कहा ठीक हुआ होगा, लेकिन उसे अर्जुन का साथ देने के लिए यहां आना पड़ा। उसने एक गहरी सांस भरी और उस धधकती आग को देखा। आसान तो नहीं होगा इसमें जिंदा ही उतर जाना। जान निकलने तक वो जलन बर्दाश्त करना, और फिर इन जंगलियों का क्या ही भरोसा है। जियाना को तो ये यूं भी छोड़ नहीं रहे। हर बीतते पल के साथ उसके दिमाग में विचार बदलते जा रहे हैं। क्या करे वो? जल जाए या भाग जाए या फिर भिड़ जाए इनसे। अगर यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे लड़ना तो होगा, लेकिन हथियार की जगह उसके हाथों में केवल चंद्रिका की ये खोपड़ी है। वह परेशान हो उठा। अरे कब कूदना है यार इसमें? इतनी जल्दी क्या है इंस्पेक्टर अर्जुन राजपूत? चंद्रिका को आने तो दो, फिर कर देना उसका अंतिम संस्कार। शशांक ने उसके कंधे पर धौल जमाई। इसके लिए उस बेचारी को बुलाने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने बेचारगी से उसे तका। वो तो तुम ऐसे भी कर ही सकते हो। जरूरत है ना उसका ये आखिरी अंश। शशांक ने अर्जुन के हाथों में संभाले उस खोपड़ी की तरफ देखा। ये खोपड़ी सदियों बाद उस बक्से से बाहर आई है। दाजू चंद्रिका की ऊर्जा को इस शीश से जोड़ने के लिए क्रिया कर रहे हैं, वरना क्या मालूम कि इसे स्वाह करने से चंद्रिका वाकई मुक्त हो ही जाएगी या नहीं। क्यों, इसमें तुम्हें कोई शक है? अर्जुन ने पूछा। शक नहीं, लेकिन संभावनाएं हैं। शशांक एक धुरी पर अर्जुन के चारों तरफ टहलते हुए चलने लगा। क्या मालूम कि तुम्हारे हाथों उसकी मुक्ति होती भी है या नहीं। जहां एक तरफ वो माई से जुड़ी हुई है तो दूसरी तरफ माई भी उससे जुड़ी हुई है। माई और हमें अब चंद्रिका से मुक्ति चाहिए।
तो जोड़ा ही क्यों था उसे अपनी इस माई से? अर्जुन के दांत पिस गए। वो तो वैसे भी माई की ही थी। फिर माई उस पाखंडी राजा का सत्यानाश भी फ्री में तो नहीं कर देती ना। पूरी मक्कारी के साथ शशांक ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी बकवास सुनकर अर्जुन को चिता में उतरे बिना ही झुलस जाने का एहसास होने लगा। तू शुरू से सब जानता था, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं, वरना शायद बात इस हद तक पहुंचती ही नहीं। शशांक ने नजरें फेर ली। उसके लिए अर्जुन के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ देर को वह दोनों खामोशी से कुंड में जलती उस आग को तकते रहे। और तुम सभी खून क्यों पीते हो? खाना नहीं पचता क्या तुम्हें? शशांक ने अर्जुन की तरफ देखा। तुम कितना भी शुद्ध खाना खा लो, वो अपशिष्ट बनाएगा ही। जो खाना तुम खाते हो वो तुम्हारे शरीर के लिए जहर भी बनाता है, तुम्हारे अंदर बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हम सीधे खून का इस्तेमाल करते हैं, वो भी केवल स्वस्थ इंसान का। यानी चंद्रिका के नाम की आड़ में तुम लोग अपनी काली इच्छाएं पूरी किया करते हो। नहीं, चंद्रिका नहीं बल्कि माई। उसने कहा, अगर जरा भी समझदार हो तो हमारे साथ हो लो। एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करना है बस। वो अर्जुन के कान में फुसफुसाया। और इस शैतान को पूजना शुरू कर दूं, राइट? अरे ये भगवान है या शैतान, वो छोड़ अर्जुन। ये सोचना कि ये शक्ति खुश होने पर पूरी दुनिया की माया अपने सेवक को दे सकती है, लेकिन हां, इसका गुस्सा कोई नहीं झेल सकता, कहकर वो कुछ देर को चुप हो गया। और ये अमर होने का क्या नाटक है? अर्जुन ने पूछा। क्या करोगे जानकर? शशांक ने उसका एक गाल खींचा। तुम तो होने से रहे। ऐसे ही बस, वक्त काटने के लिए कुछ तो करना है। उसने गर्दन पीछे की और कुंड के पास पागलों जैसे हंस रहे उस पुतले की तरफ देखा। और वह जो ओपरा सिंगर तुमने वहां बैठाई हुई है, उसे भी तो बर्दाश्त करना है ना? अर्जुन की बात पर शशांक के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन को कुछ बताने या ना बताने से कोई नुकसान नहीं है। ये तो वैसे भी कुछ ही देर का मेहमान है इस दुनिया में। हमारे पूर्वजों ने माई से अमर और जवान रहने का रहस्य जान लिया था, लेकिन वो प्रयोग केवल एक ही आदमी कर पाया। वो किसी और से ये रहस्य बताता, उससे पहले ही पहाड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या? अर्जुन ने बहुत चुकेपन के साथ उसे तका। अब ये कैसी अमरता हुई? तो अमर होने का मतलब यहां बस इतना है कि आप बीमार या बूले होकर नहीं मरेंगे। एक्सीडेंट के केस में तो उपचार से ही बचोगे, वरना तो। अर्जुन उसकी बात पर ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। तो फिर क्या ही फायदा है ये तामझाम फैलाने का? कितने दिन बच लोगे एक्सीडेंट से आज के जमाने में? कोई मर जाए तो उसके बाद हम उसकी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करा सकते हैं अर्जुन, कहते हुए शशांक उसके करीब आ गया। बस उसके शरीर का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। अर्जुन फिर सांस भरकर रह गया। आवाहन के आसपास मानव और उसके साथी कमान पर तीर चढ़ाए मुस्तैदी से चक्कर लगा रहे हैं। है तो वह दो ही, लेकिन शायद काफी है, क्योंकि अर्जुन का साथ देने के लिए यहां सिवाय वर्धन, टिम और समर्थ के कोई और नहीं है। वहीं दूसरी ओर चंद्रदेव कुल के शैतानों की गिनती शायद 1000 के आसपास होगी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और अब तक दाजू ने आग में उतरने को कोई इशारा नहीं किया था। अचानक कुंड के पास से, क्या यहां कोई पवित्र चीज लेकर आया है? दाजू की तेज आवाज से जैसे हर कोई दहल गया। उस अध मरे आदमी की आवाज इतनी बुलंद हो सकती है, यकीन नहीं हो रहा था। यहां ऐसा कोई नहीं कर सकता दाजू, आर्यन ने आगे बढ़कर कहा। तो फिर आह्वान सिद्ध हो क्यों नहीं पा रहा है? हम चंद्रिका से जुड़ क्यों नहीं पा रहे? समय बीता जा रहा है। दाजू ने जमीन पर बने उस गड्ढे की तरफ चिंता से देखा, जिसका आयात बहुत ही धीरे लेकिन सिकुड़ने लगा है। ये द्वार बंद होने से पहले सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। उसने शशांक को इशारा किया और वह काम पर लग गया। यहां वर्धन और टिम के बीच कुछ गुपचुप बातें हो रही थी। ये दोनों अपने अपने स्तर पर इस सारे कर्मकांड के कारण और नतीजे जोड़कर कुछ निचोड़ निकालना चाहते थे, ताकि अर्जुन आगे कदम बढ़ा सके। वर्धन को अब तक यकीन नहीं था कि अर्जुन इनके सामने हार मान चुका है। उसके हिसाब से तो वो बस सारे सच जानने के बाद सही वक्त के इंतजार में था। शशांक ने जाकर कुछ लोगों की तलाशी ली। चंद्रदेव ऐसी गलती कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो इस नकारात्मक आह्वान के बीच कुछ भी सकारात्मक लाते हैं।
तो सबसे पहले वही मरेंगे। अब बचे अर्जुन के दोस्त। शशांक ने जाकर वर्धन और टिम की जांच की। उनके पास कुछ हो भी नहीं सकता था। उन्हें तो खुद आर्यन ही यहां लेकर आया था। अब उसे समर्थ की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो वापस मुड़ गया अर्जुन की तरफ। उसे पूरा यकीन है कि इसी खुराफाती ने ही कुछ किया होगा। लेकिन क्या? अर्जुन के पास सिवाय एक रिवॉल्वर और मोबाइल के कुछ और नहीं था, और वह भी उसने हथिया लिए थे। फिर अर्जुन के पास खड़े होने में उसे दिक्कत क्यों महसूस हो रही? क्या है तेरे पास? अर्जुन को तकती उसकी आंखें बारीक हो गई। क्या है मेरे पास? अर्जुन ने उसे अटपटे से देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है। उसने गहरी सांस भरी और अर्जुन के कपड़ों की तलाशी ली, और ऐसा करते हुए उसे अपने हाथों पर यूं जलन महसूस हो रही थी मानो वो अंगार को टटोल रहा हो। अर्जुन के पास मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है। उसने एक बार ठहरकर उसके मुंह को सूंघा और वो पीछे हट गया। तुमने गंगाजल पिया है? गंगाजल? अर्जुन को तो पानी पीने तक का समय नहीं मिला था सुबह से, तो फिर ये गंगाजल? अचानक एक सीटी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये समर्थ था, जो उससे काफी दूर गुफा के मुहाने पर ही एक कोने में खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ओह, तो बोतल में जो पानी समर्थ ने उसे पीने को दिया था, क्या वह गंगाजल था? तभी उस पानी को पीकर अर्जुन को अचानक ही बहुत बेहतर महसूस होने लगा था, और शशांक जैसे हैवान को तो उसकी महक दूर से ही आ गई होगी। ये सच भी था, क्योंकि शशांक उसे वहीं छोड़कर दाजू के पास गया। उसे उनसे सलाह लेकर ही आगे कुछ करना था। यहां अर्जुन का भी दिमाग वाकई कोई रास्ता ढूंढ रहा था। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे वह इन्हें रोक सके, क्योंकि इनकी नाकामी ही अर्जुन और उसके दोस्तों के जिंदा बचने की एकमात्र उम्मीद है। ये कामयाब हो गए तो उन लोगों को जिंदा कैसे जाने देंगे जो चंद्रदेव कुल के रहस्य जान चुके हों। उसकी आंखें घूम फिरकर कभी जियाना और कभी हाथ में थमे इस सिर पर जाती। जाने क्यों उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये सदियों पहले मारी गई किसी लड़की का सिर है, जो आज प्रेतात्मा बनकर पूरे शहर में तबाही मचा रही है। वो चाहे तो ये खोपड़ी जमीन या पत्थर पर रखकर भी दाजू के इशारे का इंतजार कर सकता है, लेकिन नहीं, उसने ऐसा सोचा तक नहीं। उसे इस खोपड़ी से जरा डर नहीं लग रहा, उल्टे उसे तो वो प्यार महसूस हो रहा है जो चंद्रिका उससे जताती थी। उसका वह गीत, पता नहीं क्यों उसे याद आ रहे हैं। वो पल जब पहली बार समर्थ की छत पर उसने चंद्रिका को अपने सामने देखा था। हर वह पल जब सपने में चंद्रिका उसके आसपास होती या सपनों में उसके साथ संबंध बनाती थी। उन पलों को याद करते हुए उसके पूरे बदन में उत्तेजना भरने लगती, और फिर एक टूटते से एहसास के साथ वो इस सिर को देखता। असल में जिस तरह की लड़की की चाहत किसी भी पुरुष के मन में हो सकती है, वो प्यार, समर्पण, वो आरक्षण चंद्रिका में दिखता था उसे। बात केवल खूबसूरती की नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों के उस भाव की थी, जिसका एहसास ही अर्जुन को उसके आगे झुका देता था। शायद तुम्हें नहीं पता कि मानविक तुमसे बहुत प्यार करता था। हाँ, बस तुम्हें वक्त पर जता नहीं पाया। और जिस दिन वो अपना प्यार साबित करने तुम्हारे पास आ रहा था, उसे मार दिया गया। शायद तुम्हारे लिए ही वो मारा गया। अब इससे ज्यादा प्यार कैसे करता कोई तुमसे? और एक आखिरी बात, अगर तुम जिंदा होती तो मैं जरूर तुम्ही से शादी करता चंद्रिका। तुम्हें वो प्यार देता जिसकी कामना तुमने की थी, जिसके लिए तुमने अपनी जान गंवा दी। तुम्हारे मानविक, तुम्हारे कुमार का प्रेम। अर्जुन ने धीरे से उस खोपड़ी को होठों के पास लाकर कहा। जानता है कि ये खोपड़ी निष्प्राण है, लेकिन फिर भी उसे अर्जुन की भावनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर आज वो वाकई यहां जलकर मर जाने वाला है, तो ये आखिरी मौका है चंद्रिका को ये बताने का कि मानविक की तरह ही वह भी उसे चाहने लगा है, और आज वह भी उसी तरह मार दिया जाएगा। उसने आहसी भरी